कि बिल्ली मौसी भी क्या बोल रही है, म्याऊं बोल रही है। फिर कुछ दिन बाद वो अगल बगल अपने चाची, नानी, काकी, दादी, मामी जो भी है, बुआ, फुआ, उसके यहाँ भी जाती है। हेलो एवरीवन, लेट्स डू समथिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, उसको मैं एक अनोखे अंदाज में आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल लूँगा। एक एग्जाम्पल कैट का आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत है, कैट का, और दूसरा मैं लूँगा गणित यानी कि मैथ का। तो एक हमारे व्यवहारिक दैनिक जीवन से रिलेटेड कैट का और एक हमारे शैक्षिक क्षेत्र से रिलेटेड गणित का। तो देखते जाए, आपको भी पता नहीं चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसी दोनों एग्जाम्पल पे पूरा वीडियो होंगे। और जो आपको दिक्कतें होती हैं आगमन और निगमन में, फॉर्मूला को रटने में या फिर कंसेप्ट को समझने में, शायद आज के बाद नहीं होगा, आपको समझ में आएंगी। आज याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मान लें कि 25 लिखा हुआ है, कहीं पे 25 है, तो उसको क्या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल। को बोलेगा 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी बच्चे के सामने बहुत सारा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया कि 25 को कैसे कैसे लिखना है, तो बहुत बच्चे ने आंसर दिया कि उसे 10 + 12 + 3 भी लिखा जा सकता है। फिर 25 को 10 + 14 + 1 भी लिखा जा सकता है। फिर इसे 8 + 6 + 11 भी लिखा जा सकता है। और इसे 4 + 9 + 12 भी लिखा जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ 4 + 9 + 12। तो इसको लिखा जा सकता है क्या? 4 + 9 + 12। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 2 × 3, ये है। फिर इससे कंक्लूजन निकाला गया कि ये ऐसे हो सकता है इसके बराबर। इस तरह से एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया। फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। अभी इसके बारे में चर्चा होगी। बस मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि पूरा वीडियो क्लियर हो सके इंडक्टिव और डिडक्टिव का। तो ये दो एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के संदर्भ में कुछ बातें करें, जो कि उसके डेफिनेशन पे होंगे, फॉर्मूला पे होगा, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, यूजेज और स्टेप्स क्या हैं वो होंगे। फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगा, बस स्किप नहीं करें, देखते जाएं। तो ये दो एग्जाम्पल, अब मैं चलता हूँ डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव, उसके बाद सीधे आऊँगा मैं फॉर्मूला पे। तो डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या है सुनेंगे। शिक्षण की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों, प्रयोगों के द्वारा हम कोई नियम पे पहुंचते हैं या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है। ये था डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड। डेफिनेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि क्या होगा? तो शिक्षण की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत पहले हम लोग नियम प्रस्तुत करते हैं और उसके उपरांत उदाहरणों के द्वारा उसका पुष्टिकरण कर हम लोग उसकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला पे कि सूत्र क्या है इंडक्टिव के और डिडक्टिव के। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव, और उसके साथ साथ देखेंगे फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव के साथ साथ क्या, फॉर्मूला ऑफ डिडक्टिव। मैं एक बात बता दूं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों भाई के समान हैं, लेकिन नेचर अलग अलग है। मतलब इंडक्टिव का जो मेरिट होगा, जो गुण होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो जस्ट अपोजिट होगा किसका? डिडक्टिव का। इसके जस्ट अपोजिट होगा डिडक्टिव मेथड का। तो मैं जो पढ़ाऊंगा अभी इंडक्टिव और डिडक्टिव, उसका कंपेरिजन के साथ, फॉर्मूला में अभी पढ़ाऊंगा तो कंपैरिजन के साथ, मेरिट डिमेरिट पढ़ाऊंगा तो कंपैरिजन के साथ, ताकि दिमाग में स्पष्ट रूप से उसकी छाप आप पर पड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब फॉर्मूला भी हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इस फॉर्मूला को अभी ध्यान से ना देखें, मैं एक एक करके प्रत्येक को अभी क्या करूंगा, उदाहरण से कंपेयर करके पूरा कंसेप्चुअल समझाऊंगा। रटे नहीं, अभी तक जो रट रहे थे अब रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक चीज, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं यानी कि सूत्र इंडक्टिव का, इसके साथ साथ डिडक्टिव का भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखते जाएंगे। और एक बात, इंडक्टिव और डिडक्टिव का जो नेचर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूँ। एक का ध्यान में आएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब चलते हैं, पहला फॉर्मूला देखें, विशिष्ट से सामान्य।
इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो दिया हुआ हो उसको मैं एलेबरेट कर दूँ, उसको मैं पूरा आपको विस्तारित कर दूँ कि ये किस लिए मैंने दिया है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्ची है आपके घर में बहुत छोटी, उसने घर में बिल्ली देखा और बिल्ली कैसे बोलती है तो म्यों। उसके दिमाग में आ गया कि मेरी जो बिल्ली है घर की वो म्यों बोल रही है। ठीक है, कुछ दिन बाद वो अपने अगल बगल या किसी रिलेटिव के यहाँ जाती है और वहाँ पे देखती है कि जो मान ले मौसी के यहाँ गई, अब वहाँ पे वो देखती है कि उसकी जो बिल्ली है वो भी म्यों बोल रही है। अभी तक उसके दिमाग में था कि सिर्फ मेरी बिल्ली म्यों बोल रही है, लेकिन अब उसने देखा कि मेरी मौसी की बिल्ली भी, यानी कि बिल्ली मौसी भी क्या बोल रही है, म्यों बोल रही है। फिर कुछ दिन बाद वो अगल बगल अपने चाची, नानी, काकी, दादी, मामी जो भी है, बुआ, फुआ, उसके यहाँ भी जाती है, देखती है कि बिल्ली म्यों बोल रही है। मतलब अब उसके दिमाग में आ गया कि जो बिल्लियाँ हैं वो म्यों ही बोलती है। मतलब क्या, उसके अपनी बिल्ली थी, यानी कि विशिष्ट बिल्ली थी, तो उसके दिमाग में था कि अच्छा मेरी बिल्ली ही म्यों बोल रही है। लेकिन जब पूरे सामान्य तौर पे सभी बिल्लियाँ उसके समक्ष प्रस्तुत हुई तो क्या देखा गया कि सभी बिल्लियाँ ही म्यों बोलती है। इसका मतलब अगर हम लोग विशिष्ट से सामान्य जाए तो वो आता है इंडक्टिव मेथड के फॉर्मूला के अंतर्गत। तो इंडक्टिव मेथड का पहला फॉर्मूला क्या है, विशिष्ट से सामान्य। बिल्ली पहले उसका पर्सनल था तो म्यों बोल रही थी, लेकिन जब सामान्य तौर पे देखा गया कि सभी बिल्लियाँ म्यों बोलती है तो फिर क्या हुआ, वो समझ में आ गई, अच्छा सभी बिल्लियाँ म्याऊं बोलती है, सिर्फ मेरी वाली नहीं। तो पहला मुझे लगता है 100% क्लियर होगा, विशिष्ट से सामान्य। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिडक्टिव, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। समझ में आ रहा है, सामान्य से विशिष्ट। जो जनरल होगा उससे क्या, स्पेसिफिक। और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल। क्लियर होगा। दूसरा उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम, उसके समक्ष सिर्फ घर की एक बिल्ली थी, एक एग्जाम्पल, लेकिन जब सभी बिल्ली के संदर्भ में उसने देखा कि सभी बिल्ली क्या कर रही है, म्यों ही बोल रही है, तो उसके मस्तिष्क में ये नियम बन गया, अच्छा बिल्ली जो है वो म्यों ही बोलती है। और इसका उल्टा किस में हो जाएगा, डिडक्टिव में, क्या, नियम से उदाहरण। अच्छा डिडक्टिव का हिंदी निगमन, तो निगमन नियम, याद होगा, निगमन से नियम से उदाहरण, और इंडक्टिव में उदाहरण से नियम। क्या है, पहले एग्जाम्पल था ना, अब क्या हो गया, नियम, कि सभी बिल्लियाँ म्यों ही बोलती है। मैं बोला ना कि एग्जाम्पल से जो एग्जाम्पल लिया हूँ दोनों, इससे क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। अभी सिर्फ शुरुआत है, देखते जाएं अंत तक बिना स्किप किए। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक इस बिल्ली के नाम और एक शेयर मेरे नाम। अब चलते हैं तीसरे पे, ये है स्थूल से सूक्ष्म। ये बहुत ही परेशान करता है, इसका इंग्लिश होता है ब्रॉड, ब्रॉड टू माइन्यूट। अब देखें कि स्थूल किसे कहते हैं। स्थूल होता है मोटे तौर पे समझे कि वृहत, बड़ा या फूला हुआ। लेकिन यहाँ पे वृहत या बड़ा का मतलब है कि जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बहुत सारा लेते हैं, लेकिन उससे कंक्लूजन, उससे रिजल्ट क्या निकलता है, एक रिजल्ट, एक छोटा सा। बहुत सारे बिल्लियाँ क्या म्यों बोल रही थी, बहुत सारी बिल्लियों को उस बच्ची ने देखा, काकी, नानी, फुआ, बुआ, मौसा, मौसी, जिसकी बिल्लियाँ थी सभी को देखा, लेकिन म्यों ही बोल रही थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, सभी बिल्लियाँ म्यों बोलती है। तो हम लोग चलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल पे, पहुंचते कहाँ हैं, कंक्लूजन पे। तो स्थूल से सूक्ष्म, बड़ा से छोटा, क्या इसका तीसरा एग्जाम्पल। और निगमन यानी कि डिडक्टिव क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल, छोटा से बड़ा। क्या होता है, नियम छोटा होता है, लेकिन एग्जाम्पल पुट करते हैं उस पर, तो क्या बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे परिणाम उसके निकलते हैं, किसके, डिडक्टिव के। तो इंडक्टिव क्या, स्थूल से सूक्ष्म, और उसका उल्टा उसका भाई कौन, डिडक्टिव, सूक्ष्म से स्थूल। चौथा, ज्ञात से अज्ञात। अच्छा बच्ची को तो पता था कि मेरी बिल्ली म्यों बोल रही है, लेकिन क्या सभी बिल्लियों के बारे में पता था, नहीं था। कैसे पता चला, जब एक एक करके सारी बिल्लियों को उन्होंने सुना, अच्छा सभी बिल्ली म्यों ही बोल रही है, तब वो जानी कि अच्छा सभी बिल्लियां जो है म्यों ही बोलती है। ज्ञात था सिर्फ अपने बारे में, अपनी बिल्ली के बारे में, लेकिन ये ज्ञात नहीं था कि सभी बिल्लियां ही म्यों बोलती है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि नॉन टू अननोन, किसमें, इंडक्टिव में, और इसका उल्टा उसका भाई डिडक्टिव, क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले बच्चे को ये अगर फॉर्मूला दिया गया ये वाला, तो ये अज्ञात होता है। टीचर ने बता दिया कि ऐसा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है, और फिर उससे क्या निकालते हैं हम लोग, परिणाम निकालते हैं। यानी कि अज्ञात से ज्ञात जो भी परिणाम निकलते हैं वो क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या था, अननोन। तो अननोन टू नोन किसमें, डिडक्टिव में, और नॉन टू अननोन किसमें, इंडक्टिव में। बच्चे को ये नहीं पता था कि सभी बिल्लियां म्यों बोलती हैं, ये पता था कि मेरी बिल्ली म्यों बोलती है। पांचवा, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब इसका इंग्लिश है कॉन्क्रीट, मतलब ये जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से छू सकें, देख सकें। तो मूर्त, ये अपनी बिल्ली को तो देख रही थी कि म्यों बोल रही है,
लेकिन दुनिया की जो सारी बिल्लियां हैं, इन्होंने कुछ बिल्लियों की आवाज़ सुनी कि म्याऊ बोल रही है, लेकिन क्या दुनिया के सभी बिल्लियों के बारे में सुनी? क्या नहीं। लेकिन कुछ बिल्लियों पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला अच्छा सभी बिल्लियां ही म्याऊ बोल रही है। मतलब उसके मस्तिष्क में एक अमूर्त छाप आ गया, अच्छा ये सब बिल्लियां म्याऊ बोल रही है तो दुनिया की जो सारी बिल्लियां होंगी दुनिया की वो भी म्याऊ ही बोलेगी। तो मूर्त था सामने वाला और अमूर्त क्या समझा, अच्छा ऐसा होता है कि सभी बिल्लियां ही बोलती है क्या, म्याऊ। तो पांचवा खत्म। और प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये था प्रत्यक्ष क्या 25, या बिल्ली क्या था प्रत्यक्ष। दोनों एग्जाम्पल ले, ऐसा नहीं कि किसी कोई एक के लिए एक पर्टिकुलर है, कोई भी ले जिसमें सुविधा हो रही है मैं वो ले रहा हूँ, लेकिन आप दोनों से चेक कर सकते हैं। अब है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये था और प्रत्यक्ष से हम लोग कहाँ तक पहुँचे, इस प्रमाण तक, किसमें, इंडक्टिव में। और डिडक्टिव में क्या होगा, प्रमाण हम लोग, यानी कि हम लोग रिजल्ट से क्या चलते हैं, स्पेसिफिक। यानी कि प्रत्यक्ष से प्रमाण किसमें, इंडक्टिव में, और प्रमाण से प्रत्यक्ष किसमें, डिडक्टिव में, यानी कि निगमन में। तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला याद होगा। अब हम लोग स्टेप पे जाने से पहले एक दो तीन मुख्य बातें सुन ले इंडक्टिव के बारे में और डिडक्टिव के बारे में भी। इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव मेथड, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है। कौन, इंडक्टिव। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा डिडक्टिव में, कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगी। कौन, डिडक्टिव, यानी कि निगमन। इंडक्टिव कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट को, और डिडक्टिव कन्वर्जेंट को। यहाँ से बच्चा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोच सकती है, लेकिन वहाँ पे माइंड कन्वर्ज होता है, एक लिमिटेशन है, बच्चे सोच सकते हैं। उसके बाद चलेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन को भी प्रमोट करती है कौन, इंडक्टिव। और डिडक्टिव किसको करेगी, तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग स्टेप्स पे, उसके बाद मेरिट और डेमेरिट देखेंगे और यूजेज। तो देखते जाएं, बहुत मजा आएगा। आप पूरा वीडियो देखें, कभी नहीं भूल पाएंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव को। तो चलते हैं स्टेप पे। अब देखते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। फॉर्मूला को देखने के बाद स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो पहले देखेंगे स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, अलग से कुछ नहीं देखेंगे, इसी एग्जाम्पल के द्वारा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसी दो एग्जाम्पल पे पूरा वीडियो मूव करेगा, इसी दो एग्जाम्पल पे। तो स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या होंगे देखते जाएं। अच्छा, हम लोग जो ये अभी एग्जाम्पल लिए दो, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, उदाहरण को प्रस्तुत किया, मैंने 25 को प्रेजेंट किया। फिर क्या किया कि इसका अवलोकन कर, पहला हो गया क्या, उदाहरणों को प्रस्तुत करना। दूसरा, उदाहरण का अवलोकन कर हम लोगों ने क्या किया, एक परिणाम निकाला, ये ठीक है, अवलोकन कर परिणाम निकाला। फिर परिणाम के निकालने के उपरांत हम लोग एक निश्चित नियम पे पहुंचे, एक निश्चित सिद्धांत पे पहुंचे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ये सही है कि नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पुट कर लिया मैंने, जैसे मान लीजिए आप लिख दे 7 का स्क्वायर बराबर 49, तो क्या 7 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 + 4 का होल स्क्वायर। इसको अगर इस पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे तो ये 49 आएगा। इसका मतलब कि हम लोग जो सिद्धांत निकाले हैं उसके बाद स्टेप क्या होगा उसको उदाहरणों द्वारा उस सिद्धांत की पुष्टि करना। तो 4 स्टेप आपके सामने, किसके, इंडक्टिव के। अब देखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव, जस्ट उसका उल्टा होगा। तो देखते जाएं। तो अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो नियम या सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद विभिन्न उदाहरणों में नियम या सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करते हैं, किसमें, डिडक्टिव में। और चौथा क्या हो जाएगा कि अन्य उदाहरणों की सहायता से उस नियम को पूर्णतया जांच करते हैं या पूर्णतया उदाहरण द्वारा उसकी पुष्टि करते हैं कि वो सही है या नहीं। तो 4 इसके स्टेप्स और 4 किसके स्टेप्स देखे हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा किसके, इंडक्टिव के और डिडक्टिव के। तो अब स्टेप्स के बाद हम लोग देखते हैं उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी कि इंडक्टिव के मेरिट्स और डिमेरिट्स और डिडक्टिव के मेरिट्स और डिमेरिट्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एक करके नहीं देखेंगे, इंडक्टिव के मेरिट्स के साथ हम लोग देखेंगे डिडक्टिव के डिमेरिट, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि दोनों भाई है और दोनों का नेचर अपोजिट है। तो इसके जो मेरिट होंगे लगभग उसके डिमेरिट भी होंगे, और इसके जो डिमेरिट होंगे वो उसके मेरिट। तो चलते हैं इंडक्टिव के मेरिट और उसके साथ डिडक्टिव के डिमेरिट। और एक बात, अगर इसका आपको PDF नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये उपलब्ध है, PDF नोट्स बिल्कुल फ्री, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे इंडक्टिव के मेरिट्स और डिडक्टिव के डिमेरिट्स साथ साथ। तो चलिए देखते हैं। और
मैं साइड हो जाता हूं ताकि पूरा स्क्रीन पे इंडक्टिव का मेरिट और डिडक्टिव का डिमेरिट आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्टिव के मेरिट नंबर 1 में देखते हैं क्या है। विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है जिससे उसका ज्ञान अस्थायी बन जाता है। ठीक है, यह है इंडक्टिव का पहला मेरिट। और इसके साथ देखते हैं डिडक्टिव का पहला डिमेरिट, ज्ञान अस्थायी एवं व्यवहारिक नहीं होता है। मेरिट ऑफ इंडक्टिव मेथड, यह विधि छात्र केंद्रित होता है, जबकि डिडक्टिव का डिमेरिट में क्या आ जाएगा, यह विधि शिक्षक केंद्रित होता है। तीसरा, इसमें आत्मनिर्भरता, किसमें, इंडक्टिव में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, किसमें, इंडक्टिव में। जबकि डिडक्टिव के डिमेरिट में क्या होंगे, इसमें बच्चों की आत्मविश्वास में कमी होती है तथा आत्मनिर्भरता में भी कमी आती है। चौथा, छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार आदि शक्ति को बढ़ावा मिलता है, जबकि इसमें छात्रों की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। मतलब जो इसका मेरिट है वो डिडक्टिव का क्या है, डिमेरिट। पांचवा, इसमें क्या होता है, विषय रुचिकर होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, विषय और रुचिकर होते हैं। छठा, इससे अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडक्टिव से अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, जबकि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती। सातवां, छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, जबकि निगमन यानी डिडक्टिव में इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म, वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म, इसमें डिडक्टिव में ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टि के जन्म का अभाव पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इंडक्टिव के मेरिट में रटने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा। इसमें रटने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है, मतलब क्या, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता है। हतोत्साहित मतलब क्या, प्रोत्साहित न मिलना। और इसके अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, किसमें, डिडक्टिव में। इसके डिमेरिट थे। तो इतना हम लोगों ने देख लिया इंडक्टिव का मेरिट और डिडक्टिव का डिमेरिट। अब देखेंगे इंडक्टिव यानी कि आगमन का डिमेरिट क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या कि डिडक्टिव का मेरिट क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इंडक्टिव का डिमेरिट्स और डिडक्टिव का उसके बाद मेरिट्स। तो मैं साइड हो जाता हूं फिर से ताकि आपके सामने फैक्ट्स स्पष्ट हो सके। तो पहला जो डिमेरिट है इंडक्टिव का वो है सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, सभी बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चे परिणाम पे नहीं पहुंच सकते हैं, पहला डिमेरिट इंडक्टिव का। दूसरा डिमेरिट, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। जी हाँ, इतने सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, परिणाम पे पहुंचा जाएगा तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये दोष है किसका, आगमन विधि का। तीसरा, ज्ञानार्जन धीमी गति से होती है। बिल्कुल, इसमें जो ज्ञान का अर्जन होता है वो धीमी गति से होती है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं अफर्ड, और फिर नियम पे पहुंचते हैं। चौथा, इसमें समय अधिक लगता है। बिल्कुल, इसमें समय अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगता है, किसमें, इंडक्टिव में। अब चलते हैं मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि के गुण क्या क्या हैं। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सकता है, बिल्कुल। दूसरा, इसमें समय की बचत होती है, बिल्कुल, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। उसके बाद छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल। जब बच्चे को फॉर्मूला याद करने के लिए दिया जाता है तो उसकी मेमोरी पावर डेवलप होती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल। वहाँ पे बच्चे को डायरेक्ट फार्मूला देते हैं और फार्मूला से डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स या सवाल को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ग्रामर को पढ़ाने के लिए यह उपयोगी है, बिल्कुल। डिडक्टिव मेथड ग्रामर को पढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। उसके बाद सरल व सुविधाजनक होती है। क्या, यह विधि जो होती है डायरेक्ट बच्चे को आप फार्मूला बताते हैं और उसके बाद फिर बच्चा क्या करता है, फार्मूला पे पुट करता है और वैल्यू गेन कर लेता है। तो ये सरल और सुविधाजनक होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, इंडक्टिव और डिडक्टिव का मेरिट्स और डिमेरिट्स, और डिडक्टिव का मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक इसका है यूज, उपयोग क्या है।
इंडक्टिव का और डिडक्टिव का, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो पहले देखेंगे यूजेज ऑफ इंडक्टिव मेथड, उसके बाद यूजेज ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो देखिए कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन इससे कोई भी एग्जाम हो टेट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं यूजेज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग देखें। तो देखते हैं इंडक्टिव मेथड के यूज क्या हैं। पहला, अंकगणित के सूत्र स्थापित हेतु महत्वपूर्ण, बिल्कुल। दूसरा, रेखागणित के शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है, कौन सा, इंडक्टिव मेथड। तीसरा, बीजगणित के सूत्र की स्थापना, बिल्कुल, इससे हम लोग कर सकते हैं। चौथा, आयत वर्ग आदि का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बिल्कुल ये सही है। आयत वर्ग और आदि का जो परिमाप है और उसका क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र स्थापित होती है उसमें इसकी महत्ता होती है। उसके बाद है साधारण ब्याज के सूत्र की स्थापना, बिल्कुल। उसके बाद त्रिभुज के कोणों का योग ज्ञात करना। ये सभी क्या है, ये सभी यूजेज हैं इंडक्टिव मेथड का। अब चलते हैं यूजेज ऑफ डिडक्टिव मेथड कि डिडक्टिव मेथड का यूज क्या है। तो देखिए यह विधि भी बीजगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोगी है। यहाँ पे ध्यान देंगे उसमें भी ये तीनों टर्म आए थे, लेकिन वहाँ पे सूत्र की स्थापना हेतु आए थे, और यहाँ पे जो आए हैं बीजगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति, वो शिक्षण में उपयोगी हेतु आए हैं, वो शिक्षण में उपयोगी हेतु आए हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके आगे सूत्रों की मदद से परिमाप, क्षेत्रफल, परिधि, ब्याज आदि ज्ञात करने में ये क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। तीसरा, यानी कि परिणाम यानी कि प्रमाण को हम लोग अच्छे से प्रयोग में लाते हैं, किसकी मदद से, तो डिडक्टिव मेथड के मदद से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, इंडक्टिव के मेरिट्स, डिमेरिट्स और डिडक्टिव के मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप इंडक्टिव से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यह विधि अच्छी है, इससे क्या होती है, बच्चों का बहुत ज़्यादा विकास होता है। लेकिन डिडक्टिव से आप पढ़ाएंगे तो समय पे पाठ्यक्रम पूरा होगा, लेकिन बच्चे में जो तर्क, विचार, जो बच्चे में खोज प्रवृत्ति होती है वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तो फिर कैसे पढ़ाया जाए। तो आप क्या करें, आगमन विधि का भी यूज करें और जहाँ जरूरत हो निगमन विधि का भी यूज करें। दोनों को अगर मिला के पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी शिक्षण होगी और बच्चे में सुधार भी आएगा और समय पे पाठ्यक्रम भी पूरा होगा। तो दोनों का आप कॉम्बिनेशन जितने अच्छे से करेंगे आपकी शिक्षण उतनी अच्छी होगी। और लास्ट में एक मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। जी हाँ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म से स्थूल किस विधि का उदाहरण है या किस विधि का शिक्षण सूत्र है। फिर से एक बार, सूक्ष्म से स्थूल किस शिक्षण विधि का सूत्र है। ऑप्शन इंडक्टिव यानी कि आगमन, दूसरा डिडक्टिव निगमन, तीसरा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितने का आंसर सही आता है। सूक्ष्म से स्थूल आप लोग जल्दी से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और उसके बाद शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।